नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर्स। तमिलनाडु में सेना का विमान जो क्रैश हुआ था उसमें सेना प्रमुख, तीनों सेना के प्रमुख सीडीएस जनरल विपिन रावत की मौत हो गई। जनरल विपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी भी सवार थी और हमारे सेना के कई जवान भी थे जो इस हादसे में शहीद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम लोगों ने हादसे पर दुख जताया। फिलहाल सेना की तरफ से भी बयान जारी कर बताया गया कि सीडीएस प्रमुख अब नहीं रहे हैं, लेकिन हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि किस तरीके से हादसा हुआ था, कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लेकिन ये हादसा, ये दुर्घटना इतनी बेहद खतरनाक थी कि सभी लोग इस हादसे में मारे गए और जिसमें हमारे तीनों सेना के प्रमुख जनरल सीडीएस विपिन रावत भी नहीं रहे और उनकी मौत हो गई। तमिलनाडु के कन्नूर के पास बुधवार दोपहर को बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। जिसे हेलीकॉप्टर के साथ यह हादसा हुआ है वो भारतीय वायुसेना का MI-17V5 था। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस विपिन रावत का निधन हो गया है। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें 14 लोग सवार थे। डबल इंजन वाला यह हेलीकॉप्टर बेहद सुरक्षित माना जाता है। इसी हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत सवार थे, जिनकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। तमिलनाडु के कन्नूर में क्रैश हुए भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत ने पायलट ग्रुप कैप्टन पीएस चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप के साथ उड़ान भरी थी। इस दौरान उनके साथ एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी समेत 14 लोग सवार थे, जिसके बाद यह हादसा हुआ और हादसे में विपिन रावत समेत तमाम लोगों की मौत हो गई है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध थमने का नाम नहीं ले। बुधवार को एक बार फिर 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग के साथ विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट के बाद विपक्ष ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन प्रदर्शन किया। सरकार भी अपने रुख को लेकर स्पष्ट है। सरकार का कहना है कि सांसद अपनी गलती के लिए माफी मांग ले तो उनका निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर पक्ष और विपक्ष का ये रवैया आम आदमी को परेशान कर रहा है। जो समय आम आदमी के विकास और हित के लिए इस्तेमाल होना चाहिए वो हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है और इसके कारण संसद के शीतकालीन सत्र का ज्यादातर समय हंगामे की भेंट चढ़ गया है। इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सुबह राज्यसभा की कार्रवाई विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। 12 बजे उच्च सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन तमाम आरोप प्रत्यारोप के चलते विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया। जहां सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर निलंबित सांसद माफी मांग लें तो निलंबन वापस हो जाएगा, लेकिन इन सांसदों का कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। इनका कहना है कि जनता की आवाज उठाने के लिए वो क्यों सत्ता पक्ष से माफी मांगे। निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष के सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सांसदों को मानसून सत्र में हंगामे की वजह से पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया है। पिछले बुधवार से निलंबित सांसद सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक विरोध स्वरूप गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे हैं और ऐसे में निलंबन के लिए लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा दांव खेला है। दरअसल प्रियंका गांधी ने चुनाव के मद्देनजर लखनऊ में महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। इस पत्र में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण देने की बात कही है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए हैं। वहीं प्रियंका गांधी के इस ऐलान के बाद विपक्षी पार्टियां अब वोटरों को लुभाने के लिए कौन सी चाल चलनी है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। यूपी में सभी राजनीतिक पार्टियां 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव को महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण देने सहित कई बड़ी मांगे और घोषणाएं की है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दिया, अब जरूरी है कि महिलाओं को राजनीति में भी हिस्सेदारी दी जाए। ये काम कांग्रेस पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 40% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक दिन इस संसद में विधानसभाओं में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी होगी।
वहीं इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। बहरहाल प्रियंका गांधी का महिला कार्ड चुनाव में उनकी पार्टी के कितना काम आता है, ये अभी देखना बाकी है। कान्हा की नगरी मथुरा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में 201 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पदभार संभालने के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने माउंट ब्रिज आदर्श इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया है और अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर तेजी से यूपी में विकास का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने मथुरा में 201 करोड़ रुपए की 196 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक आदि बांटे हैं। मथुरा के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में वह यूपी सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न सरकारी लाभकारी योजनाओं के बारे में बताने के साथ साथ विरोधी दलों पर भी उनके द्वारा जमकर हमला बोला गया। देश भर में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं देश में ओमिक्रॉन के मामले तेज हो चुके हैं, जिसके बाद केंद्र सरकारें से लेकर राज्य सरकारें भी सतर्क हो गई हैं। वहीं वैज्ञानिक भी ज्यादा जानकारी में जुटे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार से बूस्टर डोज की पैरवी की है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में दहशत का माहौल है। दुनिया के अलग अलग देशों ने वेरिएंट संक्रमण को रोकने को लेकर हवाई प्रतिबंधों, सीमाओं पर सख्ती से लेकर कई तरीके के नियम लागू कर रहे हैं। वहीं दुनिया भर के एक्सपर्ट इस वेरिएंट की गंभीरता, इसके लक्षण, वैक्सीन पर इसके प्रभाव से लेकर इसके होने वाले अन्य खतरों को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर कई सवाल हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन संक्रमण के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से पहले ही कई देश में एंटी कोविड वैक्सीन की तीसरी और चौथी डोज की अनुशंसा कर चुके हैं। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि वैक्सीन की बूस्टर डोज से ओमिक्रॉन संक्रमण से होने वाली गंभीरता कम करने और बुजुर्गों के लिए काफी मददगार साबित होगी। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जहां पर 17 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई गई। इस बैठक की अगुवाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा की गई, जहां कई मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके साथ ही बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई विधायकों के साथ एचपीसी भर्ती घोटाले को लेकर राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की और इस मामले पर निष्पक्ष जांच करवाने के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा। अंत्योदय मेले का किया गया आयोजन। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मेले के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हर पात्र को इसका लाभ मिले और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसके तहत रोजगार मिल सके, उसके लिए पूरे हरियाणा के अंदर अंत्योदय मेला लगाया जा रहा है और जगाधरी के अंदर भी ये 2 दिवसीय मेला लगाया गया है, जिसका आज शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि जगाधरी ब्लॉक के 1210 लोगों को इनका लाभ मिलेगा, जिन्हें की चिन्हित किया गया है, जिनकी आमदनी 1 लाख से कम है। सरकार का यह प्रयास है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग अपना काम धंधा करना चाहते हैं उनके यहाँ पर बैंक से जो है लोन की सुविधा भी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। दादरी में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराना और योजनाओं के माध्यम से उनकी आजीविका बढ़ाना है। इसी को लेकर मेले का आयोजन किया गया है। उपायुक्त प्रदीप कोटारा ने कहा कि जिले के सभी 3897 अंत्योदय परिवारों को किसी न किसी स्कीम से अवश्य जोड़ा जाए। पिछले दिनों बोंद में आयोजित हुए इस मेले में 190 पात्रों का लोन दिलवाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। दादरी के मेले में आज 955 परिवारों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय पात्रों को स्वयं सहायता समूह बनाकर पंचायत के जोड़ों का ठेका मत्स्य पालन के लिए दिलवाने की योजना पर भी जिक्र कार्य किया जा रहा है। यह परिवार मछली पालन कर अपनी आजीविका में वृद्धि कर सकते हैं। इसी प्रकार दादरी में खुम्बी उत्पादन, पशुपालन, बागवानी की योजनाओं का लाभ उठाकर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। नारनौल के नगर परिषद में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के अहम अंत्योदय योजना के तहत आज यहाँ मेले का आयोजन किया गया है, जहाँ पर 20 से अधिक स्टॉलें लगाई गई हैं। यहाँ के अधिकारियों की माने तो 100 से अधिक लोग यहाँ पर जानकारी लेने के लिए अब तक आ चुके हैं। नगर परिषद का जो उद्देश्य है मेले लगाने का,
वो ये है कि लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाए और 1,80,000 से कम जिनकी आमदनी है उन्हें किसी न किसी विभाग से लोन दे करके उनका व्यवसाय बढ़ाया जाए ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रकार के एक मेले का आयोजन नारायणगढ़ के अंबेडकर भवन में किया गया, जिसमें लगभग 700 लोगों को परिवार पहचान पत्र के आधार पर इस मेले में आमंत्रित किया गया, जिन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं की, विभिन्न विभागों के विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया, जिन्हें विभागों द्वारा ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वे अपना रोजगार शुरू कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों को लिया गया है जिनकी आय वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। भविष्य में भी इसी तरह के मेलों का आयोजन नारायणगढ़ व शहजादपुर ब्लॉक में किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इन मेलों का फायदा उठा सकें। नारायणगढ़ के एसडीएम नीरज कुमार ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि वीरवार को शहजादपुर ब्लॉक में भी इस तरह के मेले का आयोजन गाँव रजौली में किया जाएगा। पशुओं के अंदर मुंहखुरी और गलघोटू जैसी जो है घातक बीमारियां ना हो, उसको लेकर लगातार केंद्र सरकार से लेकर हरियाणा सरकार तक अलर्ट है। और हरियाणा के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर की बात करें तो अब फिलहाल जो है पशु चिकित्सा विभाग की तरफ से जो है गांव जाकर और घर घर जाकर पशुओं को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिससे कि पशुओं के अंदर गलघोटू और मुंहखुरी जैसी घातक बीमारियां ना फैले। साथ ही जो है पशुओं की काउंटिंग भी की जा रही है उनके कान में बाली डाल करके। उसी के साथ में अगर बीमा की भी बात करें तो पशुओं का जो है वो बीमा भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य पशु चिकित्सा विभाग की तरफ से जो है लोगों को एक संदेश भी दिया जा रहा है कि लोग जागरूक हों और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि काफी लोग जो है वो इस चीज को नेगेटिव लेकर के जाते हैं कि पशुओं के अंदर टीका लगवाने से मुंहखुरी और गलघोटू जैसी बीमारियों की जो वैक्सीनेशन है उससे टीका लगवाने से दूध की कमी होती है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको बाकायदा नकारा है कि ऐसी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती है और इससे जो है उसका पशुधन लगातार बरकरार बना रहेगा। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है और लगातार डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि दूर दराज से इलाज करवाने के लिए आ रहे रोहतक पीजीआई में मरीजों का कहना है कि वह दूर दराज से इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर आकर देखते हैं तो डॉक्टर हड़ताल पर गए हुए हैं, जिसको लेकर उनका इलाज सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा। वहीं वार्डों में भर्ती मरीजों का भी यही हाल है और वो इधर से उधर इलाज करवाने के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। वहीं डॉक्टरों के साथ लड़ाई झगड़ा भी करते नजर आ रहे हैं और हालांकि सीनियर डॉक्टरों ने कमाल जरूर संभाली है, लेकिन ज्यादा ओपीडी होने के कारण डॉक्टर मरीजों को सही तरीके से नहीं देख पा रहे। रोहतक पीजीआई में 6 से 7 हजार के करीबन हर रोज ओपीडी होती है, जिनको जो है रेजिडेंट डॉक्टर सुचारू रूप से चलाते थे, लेकिन वह लगातार हड़ताल पर हैं, जिसको लेकर वह लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी हो, अन्यथा वह लगातार हड़ताल पर जारी रहेंगे। पेहवा में आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लगता है अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। आज गांव भेरिया से एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए पंजाब नेशनल बैंक से निकलवाए और वह अनाज मंडी में जैसे ही गया, बाइक सवार 2 युवक उनके हाथ से रुपए छीन करके फरार हो गए हैं। हालांकि पूरा मामला सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगालने में लगी है। देखने वाली बात यह है कि क्या पुलिस सीसीटीवी कैमरा के आधार पर आरोपियों को पकड़ पाती है या नहीं। आज बल्लभगढ़ के एक सरकारी भवन के कार्यालय में एक जर्जर कमरे के हालात ने प्रदेश सरकार व इस भवन के संबंधित अधिकारियों के प्रशासनिक कामकाज पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। यह कमरा है बल्लभगढ़ बस अड्डे का ड्यूटी सेशन का व्यस्त कार्यालय, जहां जर्जर छत, जर्जर पंखा, जर्जर अलमारी सरकारी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि
यह बस अड्डा प्रदेश के परिवहन मंत्री के गृह जिले के साथ साथ उनकी विधानसभा से संबंध रखता है। हालांकि इस बस अड्डे को रिनोवेट करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तब तक इस जर्जर कमरों में बैठने वाले कर्मचारियों के साथ कोई बड़ी दुर्घटना घटित नहीं हो सकती। प्रदेश के परिवहन मंत्री से जुड़े होने के कारण इस हाई प्रोफाइल बस अड्डे के व्यस्त कार्यालय के जर्जर कमरे के हालात इस बस अड्डे के प्रशासनिक अधिकारी कब तक सुधार पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी।